हेलो दोस्तों, रैशनल इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खबर पर जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है कि जो रूस है वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है, एक युद्ध छिड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रूस है वो क्या चाहता है और अभी हमला होने के जो उसकी मंशा है उसका क्या कारण है, वो अभी क्यों चाहता है और अगर इस तरह का कोई युद्ध हुआ तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले सवाल पर बात करते हैं कि रूस चाहता क्या है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जैसे शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक लड़ाई चलती रहती थी, एक छद्म लड़ाई चलती रहती थी। कोल्ड वार बोलते थे उसको, शीत युद्ध बोलते थे, यानी कि संघर्ष चल रहा है, एक्चुअल लड़ाई नहीं हो पा रही पूरी तरह से। तो उसके खत्म होने के बाद, सोवियत संघ टूटने के बाद जो रूस है उसको ये लगता है कि जो यूरोप में जो शांति का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो शांति की जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और जो यूरोप में जो सीमाएं खिंची हुई हैं उस पर भी दोबारा बात करने की ज़रूरत है, यानी कि उससे जो रूस है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो जो यूक्रेन में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो है रशियन स्पीकिंग यानी कि रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो रूस चाहता है कि वो जो इलाके हैं वो भी रूस में शामिल कर लिए जाएं। और दूसरी वजह ये है कि जो अमेरिका ने एक सैनिक गुट बना रखा है नाटो, जिसमें यूरोप के बहुत सारे 28 जो देश शामिल हैं और वो उसकी अगुवाई है जो अमेरिका करता है। तो वो ये चाहता है कि उसमें यूक्रेन और जॉर्जिया को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन जो यूक्रेन और जॉर्जिया है वो बिल्कुल रूस से सटे हुए हैं और रूस चाहता है कि मेरे से बिल्कुल जो सटे हुए हैं जो देश है वहाँ पर जो नाटो की जो शक्ति है, जो नाटो की पहुँच है वो ना पहुँचे और मेरे बिल्कुल दरवाजे पर नाटो के जो हथियार हैं या मिसाइल्स हैं या इस तरह की चीज़ें ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि वो म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट चाहता है, गारंटी चाहता है कि जो अमेरिका है और जो नाटो है वो कोई और इस तरह के कदम उसके खिलाफ ना उठाए। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा अभी क्यों चाहता है, अभी जो ये टाइमिंग है उसकी, जो आक्रामक रवैया अपनाया है रूस ने, उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, वैसे तो जो दिक्कतें हैं जो इस तरह की महसूस जो रूस कभी से करता आ रहा है और इस तरह की जो डिमांड है उसकी 90 के दशक से है, लेकिन अभी की टाइमिंग के पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, अभी जो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्होंने जून 2021 में एक बात कही थी कि हम यूरोप में शांति चाहते हैं, एक स्थिरता चाहते हैं। तो इसका एक मीनिंग ये हुआ कि वो अपना जो ध्यान यूरोप से हटाकर, यानी कि रूस पे से हटाकर, और जिसको वो अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते हैं चाइना, उस पर लगाना चाहते हैं। और उसके लिए वो जो अपनी जो शक्ति है उसको वहाँ से कम करके जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है वो उन एरियो में फोकस करना चाहते हैं, यानी कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर जो है अमेरिका फोकस करना चाहता है। और इसी रणनीति के चलते उन्होंने अफगानिस्तान में से अपने जो सैनिक है वापस बुला लिए, चाहे वहाँ पर जो उनके जो गोल है पूरे ना हो, लेकिन वहाँ से निकल आए। तो रूस ये इस चीज़ को एक मौके की तरह समझता है कि जो अमेरिका है वो अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहता है और यही मौका है कि अमेरिका को प्रेशर किया जाए और उसकी जो डिमांड्स हैं उनको मनवाया जाए। तीसरा सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रशिया से जो भारत के संबंध है हमारे अच्छे ही रहे हैं और 2014 में भी जो रूस ने यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया था। तो तब भी भारत ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और उस पर ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब अगर पूरे यूक्रेन में अगर रूस घुस जाता है तो भारत के लिए उसको नज़रअंदाज करना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर युद्ध छिड़ा तो अनेक तरह के प्रतिबंध हैं जो रूस पर लगाए जाएंगे और रूस से जो कई तरह के जो हथियार भारत लेता है, कई तरह के जो चीज़ें लेता है, तो भारत पर भी उन प्रतिबंधों का असर होगा और भारत उन चीज़ों को नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई समझौता हो जाता है और लड़ाई नहीं होती
तो पश्चिमी देशों और रूस के बीच में एक समझौता हो जाता है, तो उसका भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अमेरिका है, जो नाटो है, वो अपनी फिर जो पूरी शक्ति है, अपना जो ध्यान है, जो चाइना को कंटेन करने यानी कि नियंत्रण करने के लिए इंडो पैसिफिक में ध्यान लगाना चाहता है, तो उसको ध्यान लगाना आसान हो जाएगा और भारत को उससे बड़ी मदद मिलेगी कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसके आसपास नाटो की शक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन जो चीन है वो ये चाहता है कि ये जो विवाद है ये बढ़े, ताकि जो अमेरिका की ध्यान है और अमेरिका की जो शक्ति है वो यूरोप में ही ज़्यादा लगी रहे और वो यहाँ पर इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी जो शक्ति है कम से कम लगा पाए। और जितना रूस और अमेरिका के जो संबंध है खराब हों उतना ही अच्छा है, ताकि जो रूस है और रसिया है वो जो यूएस है और जो रसिया है वो आपस में ही उलझे रहें और अमेरिका की शक्ति आदि वहाँ पर खराब होती रहे। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध होने के कितने चांस हैं। तो अभी बताया था कि मोटा मोटा जो है रूस की 3 मांगे हैं कि एक तो जो उसके पड़ोसी देश हैं जॉर्जिया और यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। तो अभी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं यूरोपीय देशों से, तो उससे यही लग रहा है कि लगभग वो सहमत हो गए हैं कि नाटो में अभी इनको एंट्री ना दे और मामले को और ख़राब ना करें। दूसरा, जो नाटो में जो 28 जो मेंबर है वो यूरोपीय हैं और सिर्फ 2 बाहर के हैं, जो कि कनाडा है और अमेरिका है। तो अमेरिका के लिए ये जो मामला है वो एक रणनीतिक है, सामरिक है, लेकिन जो यूरोप के जो देश है जो बिल्कुल रूस के पास हैं, उनके लिए जो मामला है ये जीवन मरण का है। तो और कुछ भी लड़ाई जो झगड़ा होगा वो यूरोप में होगा, जो भी नुकसान होगा वो यूरोप की धरती पर होगा। तो आपने देखा होगा कि जो जर्मनी और जो फ्रांस के नेता हैं वो भागदौड़ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रूस से भी बातें कर रहे हैं, यूक्रेन से बातें कर रहे हैं कि किसी तरह से इस युद्ध को टाला जाए। तो वहां से एक पॉजिटिव संकेत है। और रही बात की म्यूचुअल सिक्योरिटी गारंटी की अमेरिका से, तो जो रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी टीवी पे कहा कि हमें कुछ चीज़ों पर गारंटी मिलने की पूरी संभावना है, कुछ आश्वासन हमें मिले हैं। और रूस के पास जितनी पावर है, जितनी शक्ति है, जितने सैनिक उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो चाहे तो आधे यूक्रेन को भी कब्जा सकते हैं। लेकिन वो अगर आधे यूक्रेन को भी कब्जा लेंगे, लेकिन तब भी नाटो का जो डर है और जो एक तरह से इनसिक्योरिटी की भावना, जो असुरक्षा की भावना है, वो रूस पर बनी रहेगी और प्रतिबंध भी आ सकते हैं। तो रूस को पूरी तरह से लड़ाई करने में इतना फायदा नहीं है जितना कि दबाव डालकर जितने कंसेशंस वो ले सके, जितने भी वो छूट ले सके, उसमें उनको ज़्यादा फायदा है। और रूस की एक तरह से एक जीत तो यही हो चुकी कि जो उन्होंने 2014 में यूक्रेन का जो हिस्सा क्रीमिया कब्जाया था, अभी के समय में ना तो जो अमेरिका उस पर बात कर रहा है, ना यूरोपीय देश बात करे, ना यूक्रेन, कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो वाला हिस्सा लौटा दो। तो एक तरह से जो रूस ने क्रीमिया का हिस्सा कब्जाया था, तो उस कब्जे को एक तरह से मान्यता मिल गई। तो एक जो जीत है रूस को तो पहले से ही मिल चुकी है। और दूसरा ये है कि जो उसकी चिंताएं थी, जो उसके सवाल थे या जो उसकी डिमांड थी, उनको एक तरह से सीरियसली लिया जा रहा है, यानी कि उन सवालों को भी मान्यता मिल गई है। और नाटो का भी एक नियम है कि वो जो नए सदस्य शामिल करता है, तो उन एक कंडीशन होती है कि भाई उस देश का किसी और देश से सीमा विवाद नहीं होना चाहिए पहले से। तो यहाँ पे देखिए जो यूक्रेन, उसका क्रीमिया वाला जो हिस्सा वो रूस ने कब्जा रखा है, तो उसका सीमा विवाद है। और जो जॉर्जिया है उसमें से भी साउथ ओसेटिया और अबखाजिया नाम के जो हिस्से हैं वो अलग हो रखे हैं, वहाँ भी एक विवाद है। तो नाटो भी एक तरह से इस चीज़ का बहाना बना सकता है कि उनमें जो है सीमा विवाद है, इसलिए अभी हम उनको शामिल नहीं कर सकते। तो एक तरह से फेस सेविंग एक बहाना उनको मिल सकता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें इस चीज़ पर आकर रुकती हैं कि रूस कितने पर मानेगा, कितनी जो उसको छूट मिलेंगे उस पर मानेगा। और दूसरा, अमेरिका जो है वो इस समय चाइना को कंट्रोल करने के लिए रूस को कितनी ज़्यादा छूटें दे सकता है ताकि वो चाइना पर अपना फोकस कर सके। दूसरा, रसिया और चाइना की जो दोस्ती बढ़ती जा रही है और चाइना का क्या रोल रहेगा इसमें, वो भी देखने लायक बात है। तो हमारी भी इस मामले पर पूरी
नज़र बनी रहेगी। हम आशा करते हैं कि आपको जो मोटे मोटे जो इसके फैक्टर्स हैं वो आपको समझ में आ गए, और हमारा काम यही है रैशनल इंडिया में कि जो जटिल से जटिल जो टॉपिक है उनको सरल भाषा में आम से आम आदमी को हम समझा सकें। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।